अब हम क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन जंप हो गया है। रीजन ये है कि सभी क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, तो सोच सोच के क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बताया गया है? What journal entry would be passed in the books of A and B? A and B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:2 में। For the following transaction on the dissolution of firm after assets and liabilities have been transferred to realization। ये लाइन आपको हमेशा ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में लिखकर आएगी कि एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी हैं, आपको सिर्फ उनकी रियलाइजेशन की यानी एसेट्स को बेचने की और लायबिलिटीज को पे करने की एंट्रीज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट से इसमें एबीसीडी लिखा है। बैंक लोन ऑफ 12,000 वाज पेड। हम बैंक लोन पे कर रहे हैं, तो नॉर्मली बैंक लोन पे करोगे तो बैंक लोन लायबिलिटी है, कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है टू बैंक आ जाएगा। लेकिन हमें बैंक लोन वर्ड लिखना नहीं है, हमें लायबिलिटी की जगह या एसेट की जगह क्या लिखना है? रियलाइजेशन। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया गया? 12,000। बीइंग बैंक लोन पेड। बी पार्ट, स्टॉक ऑफ ₹6,000 वर टेकन ओवर बाय पार्टनर बी। स्टॉक जो कि एक हमारा एसेट होता है वो पार्टनर लेके चला गया है। क्योंकि स्टॉक पार्टनर एसेट ले गया है तो हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एसेट चला गया है तो एसेट के नाम की जगह यहां पर आ जाएगा रियलाइजेशन। कितने में लेकर गया है? 6,000 में। तो यहां पर एंट्रीज में नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एंट्री को देखकर कोई नहीं पता लगा सकता कि क्या पेमेंट हुई है, कौन सा एसेट गया है। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय बी। सी पार्ट, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, जिसे हम पिछले क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल रहे थे, वर 1,500 एंड वर पेड बाय पार्टनर ए। ये पार्टनर ने पे करे हैं, तो पार्टनर ने पे करे हैं तो पार्टनर क्यों पे करेगा भाई? हमें पे करना चाहिए। तो पार्टनर ने हमारा एक काम कर दिया, हमारी जगह पेमेंट कर दी, तो हमें पार्टनर को ये पैसे देने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। तो पार्टनर यानी ए की कैपिटल बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ क्या दिया है उसे? क्या किस चीज के लिए पेमेंट करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जगह। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा? क्योंकि कोई नया अकाउंट तो खोलना नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट होने से क्या हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें प्रॉफिट लॉस दिखाया जाता है। इसे डेबिट होने से ये लॉस रिकॉर्ड हो गया एक तरह से 1,500। नरेशन, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए। बी पार्ट, A typewriter completely written off in the books। क्या मतलब हुआ इसका? जो बुक्स में कहीं पे भी नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है, इसके लिए हमने टर्म यूज किया है अनरिकॉर्डेड एसेट। वॉज सोल्ड फॉर 200। ये 200 में बिक गया, तो हमारे पास 200 रुपीज आ गए, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। और किसके बदले आए? टाइपराइटर के बदले। लेकिन टाइपराइटर की जगह हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग टाइपराइटर सोल्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता वो अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्डेड था। अगर अनरिकॉर्डेड भी होता तब भी यही एंट्री थी। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का लॉस है तो कैपिटल कम करनी पड़ेगी, यानी ए की कैपिटल और बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू रियलाइजेशन आ जाएगा।
रियलाइजेशन में अमाउंट आ जाएगी, कितना लॉस दे रखा है आपको 14,000 का, और ये अमाउंट ए और बी में इनकी रेशो में बढ़ जाएगी 5:2, 10,000 4,000, बीइंग लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगला पॉइंट पढ़ो, एफ पॉइंट कहता है द फर्म हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1 लाख इन विच प्रीमियम वाज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज 10,000। तो पिछले चैप्टर में एक होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन में, और मैंने आपको बताया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है। ये एक पॉलिसी होती है जो सभी पार्टनर्स के नाम से ली जाती है, और जिसका पैसा आपको तब मिलेगा जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो किसी की भी डेथ नहीं हुई है, तो इसका तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला हमें, क्योंकि 1 लाख रुपए तो तभी मिलेंगे ना जब किसी की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, लाइफ पॉलिसी में एक और रूल होता है, आपने लास्ट ईयर जब डिफरेंस पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस, जनरल और मैरिज इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में, कि लाइफ इंश्योरेंस में एक फैसिलिटी और है, क्योंकि आप इतने ईयर से प्रीमियम दे रहे हो तो आप पॉलिसी वापस करके एक अमाउंट कंपनी से मांग सकते हो, जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में फैसिलिटी है, और उस वैल्यू को कहते हैं सरेंडर वैल्यू। तो क्योंकि किसी की डेथ नहीं हुई है तो पॉलिसी का पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सरेंडर वैल्यू आपको दे रखी है, देखो क्वेश्चन में 10,000, तो 10,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होंगे, तो आपके पास तो पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब किसके बदले मिलेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बदले, लेकिन हम वो लिख नहीं सकते क्योंकि वो हमारा एसेट है, उसके लिए क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। ये आपने नोट कर लिया होगा कि मैक्सिमम एंट्री में आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बाद बात जब भी आ रही है तो रियलाइजेशन आना है, तो यहाँ आएगा 10,000। हमें 1 लाख से कोई मतलब नहीं, 1 लाख तब मिलते जब ए और बी में से किसी एक की डेथ हो जाती है या दोनों की हो जाती है। बीइंग इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर्ड, और लास्ट पार्ट जी पार्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट वाली चीजें इनकम होती है, इसका मतलब P&L अकाउंट वैसे भी लायबिलिटी में होगा, क्योंकि हमारी इनकम है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी और P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना है 21,000, क्या रेशो है 5:2, तो ये आ जाएगा 15,000 6,000, being P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्वेश्चन भी यहां खत्म हुआ, आज इतना ही।